स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में और मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाते हैं बिहार के कुछ ऐसे लोगों से जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है और जो एक कॉमन लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव किए हैं, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ सीख के आप भी अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर आप चलिए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं उनकी स्टोरी, किनकी? ह्यूमंस ऑफ बिहार की। पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अभिनव जी, जो कि पटना कार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप कर चुके हैं और सारी स्टार्टअप खास करके पटना में हैं। और बहुत सारी बातें जानेंगे अभिनव जी के बारे में, क्या लाइफ स्टाइल रहा उनका, एंटरप्रेन्योर जर्नी रहा। मैं बोल सकता हूँ कि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी पढ़ाई प्रबंधन की रही है। उसके बाद जॉब तो किया नहीं मैंने काम की शुरुआत जो की, जिसको टेक्निकली जॉब तो अभी भी जॉब पे हूँ, लेकिन टेक्निकली मतलब जिसको बोल सकते हैं कि नौकरी करना, वो वाला काम नहीं किया मैंने। जनरली डे वन से अपना ही काम किया। तो एक तरह का था कि जब भी करना है तो खुद के लिए करना है कुछ, और जब करते रहेंगे तो एक टाइम आता है जबकि सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं, चीज़ें होने लगती है जैसा आप सोचते हैं। तो मैंने टाइम दिया अपने आप को और अब एक लगभग 8-10 साल हो गया जब एक ही तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज पटना कार्ट कर रहा हूँ, या जो शुरुआत किया था वहाँ से अभी तक टेक्नोलॉजी, और उसके बीच में भी जो भी चीज़ें हैं उसका कोर टेक्नोलॉजी ही है। तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी यही करता रहूँगा। टेक्नोलॉजी में ही इतना बड़ा एरिया है जहाँ की आप एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। एग्रो में भी है, एडुटेक में आजकल बहुत सारा स्कोप है। तो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग स्फीयर है टेक्नोलॉजी को लेकर के ही, आप अलग अलग जो काम है, चाहे कृषि हो, चाहे मतलब ई गवर्नेंस का काम हो, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ को ले लीजिए, सब जगह टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है। तो वो सारी चीज को छूने का कोशिश है अपने काम के थ्रू। यही मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया। और अब हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आपके बचपन में आप क्या सोचते थे और क्या आपकी सपना था, क्या सोचते थे लाइफ के बारे में और कैरियर के बारे में, तो बताइए। करियर है, तो पढ़ाई मेरी धनबाद से हुई, और पढ़ाई के दरमियान या फिर उससे पहले भी मैं पत्रकार बनना चाहता था। बड़ा इंटरेस्टिंग एक जर्नी बोल सकते हैं। मतलब मेरे से कोई पूछता था, जनरली सब लोग इंजीनियर बोलते हैं या चीजें ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि थोड़ा बड़ा होता है। पत्रकार को उतने बड़े रूप में देखते नहीं थे पहले। आज तो थोड़ा बहुत हो गया है, जबकि टीवी इतने सारे आ गए हैं, तो पत्रकार भी थोड़ा हाई पेइंग जॉब हो गया। तभी उतना हाई पेइंग जॉब नहीं हुआ करता था पत्रकारिता। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ रहा, मतलब पत्रकारिता कुछ क्षेत्र में कुछ करूँगा मतलब। लेकिन धीरे धीरे जब आप कुछ करने लगते हैं तो आइडियाज भी चेंज होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जहाँ की जाना है बचपन की पढ़ाई के बाद। और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ झुका हुआ पढ़ाई जो थी, इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरी न्यूमेरिकल बोलिए या जो वो वाली पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मेरी पढ़ाई कुछ चीज़ों को मैंने अपने आप में, जो मेरे इनबॉर्न जो चीज़ें थी उस हिसाब से अपना करियर भी मैंने दिशा सिलेक्ट किया। क्योंकि जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं तो आपको समझ में आता है कि मेरा स्ट्रेंथ ये है। क्रिकेट की तरह आपका करियर भी होता है। स्ट्रेंथ एरिया में आप खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। तो स्ट्रेंथ एरिया जो मेरा था वहाँ पे मैं खेलता गया और अभी ठीक ठाक खेल रहा हूँ अभी मेरे ख्याल से। आपने एक तरह से स्पोर्ट्स में भी अच्छा योगदान दिया है, एक तरह से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं। तो स्पोर्ट्स जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खास करके जब बचपन में होते हैं तो लगभग सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लेकिन खास करके एक तरह से कैरियर के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये क्षेत्र में भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का आपका कोई फोकस रहा हो या फिर? क्रिकेट को लेकर के तो दीवानगी थी। हर मतलब जो 90s का किड होता है क्रिकेट को लेकर के और ही ज्यादा पागल था। तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, अब क्रिकेट भी मैं कम ही देखा करता हूँ। हालांकि ये अभी भी इंटरेस्ट रहता है, अभी भी क्रिकबज़ या ऑनलाइन चीजों पे देख लिया करता हूँ। लेकिन बचपन में क्रिकेट को लेकर के एक अलग तरह का एक बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट था। उसको खेलता भी था, उसको मतलब जो अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे उनको आइडियलाइज करना, जो 90s के सारे करते हैं, मैंने भी वही किया। उसके अलावा मैं बास्केटबॉल खेला करता था।
बास्केटबॉल में सीबीएसई क्लस्टर, मतलब दूसरे स्टेट को भी, मतलब बिहार को रिप्रेजेंट किया सीबीएसई क्लस्टर वगैरह में, तो वो खेला करता था। लेकिन अचानक से सब चीज छूट गया, पढ़ाई मतलब फ्रंट फुट पे आ गया, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ की आपको लगता है कि करियर चुनना है स्पोर्ट्स में, तो थोड़ा जो एक टिपिकल माइंडसेट होता है हमारे यहाँ, जहाँ की आप स्पोर्ट्स को करियर के रूप में बहुत कम लोग तरजीह देते हैं, जहाँ पंजाब वगैरह में ये चीज है, स्पोर्ट्स को एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं, तो बिहार में वो एक ऑप्शन नहीं देखते हैं जनरली। अभी भी हम लोग नहीं देखते हैं। अभी तो हो सकता है माइंडसेट में कुछ पेरेंट का आया हो चेंज, लेकिन अभी तो धीरे धीरे करके हम लोग जब टाइम थे तो स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन के रूप में नहीं देखते। तो फिर वहां से शिफ्ट हुआ पढ़ाई को और ज्यादा फोकस वहां पे, फिर बास्केटबॉल छूट गया, क्रिकेट भी छूट गया। क्रिकेट में बहुत आगे तक नहीं बढ़ा, लेकिन बास्केटबॉल तो अच्छा खेला करता था। तो यही से रहा, फिर पढ़ाई की तरफ रुख हो गया। जनरली मेरा बचपन इस तरह से ही बीता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब स्कूल की बात करते हैं तो उसमें एक तरह से इस टाइप का भी सिस्टम है कि जहाँ पे एक तरह से जॉब फोकस बनाया जाता है या फिर जॉब के लिए उनको एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो आपका उस तरह से क्या सोचते हैं इंटरप्रेन्योरशिप लेके और बिजनेस को लेके, खास करके उस टाइम में? तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, अगर एक्चुअल में ईमानदारी से मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। अभी तो पढ़ाई भी होती है। अभी जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे जो पार्ट लगा, सबसे इम्पोर्टेंट था कि एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये एक अलग तरह का चेंज है जो कि अभी देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों के टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था, जब स्कूलिंग हो रही थी, हम लोगों तो एंटरप्रेन्योर चीजें जॉब के लिए तैयार किया जाता था हम लोगों को इन जनरल। तो हम लोग जॉब ही करना चाहते थे, नौकरी सोचते थे कुछ अच्छा नौकरी हो जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात लगी आपको कि मेरी IBPS जो होती है, जो बैंकिंग सिलेक्शन जो प्रोसेस है, उसमें IBPS का एग्जाम देते हैं। तो 2012 के अराउंड मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया है। 12 में ही मेरा IBPS में सिलेक्शन हुआ था, जो फर्स्ट फेज है। सिलेक्शन ये नहीं बोलूंगा कि मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था, मैंने उसका प्रीलिम्स और आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे तब धीरे धीरे समझ में आ गया था कि मुझे 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना है। मुझे जब मैं धीरे धीरे करके जब जॉब जिसको बोल सकते हैं काम स्टार्ट किया, जब पढ़ाई करके जब काम करने लगा, तो मुझे जो लगता था, जिसको बोलते हैं ना काम करने के, एक्चुअल जब काम करने लगता है तो आपको आइडिया लगता है अच्छा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। जो आप एक प्रिजम्पशन के साथ चलते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, जैसे MBA करते हैं, BBA करते हैं या कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज ऐसी होंगी, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं करना है, हमें इस तरह से अप्रोच करना है चीजों को। तो धीरे धीरे करके एक माइंडसेट बनते गया काम को लेकर काम। फिर धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हुआ इंटेनेक्स, जो कि 2013 में मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले iMeteor करके स्टार्ट किया था, जो कि बहुत लंबा टाइम नहीं चला। जो साथ में वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। फिर ये स्टार्ट किया तो ये बढ़िया चल रहा है। इसमें बहुत अच्छे मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो टीम है, जो पुराने मतलब लोग सब जुड़े हुए हैं इसमें, तो एक होता है ट्रस्ट फैक्टर, लॉयलिटी फैक्टर, वो फैक्टर के साथ ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो पीछे लेके चलते हैं और कैरियर के बारे में बात करते हैं कि जब 10th 12 होता है तो लोग सोचते हैं कैरियर कैसे डिसाइड करें, आगे का क्या एजुकेशन प्लान करें, अपना कैरियर के बारे में। खास करके इंजीनियर और मेडिकल छोड़ के जो ऑप्शन आती है वो आती है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपने भी एक तरह से बैंकिंग में ट्राई किया या फिर बैंकिंग में थोड़ा झुकाव किया, तो वहाँ पे आप क्या सोचते थे एक तरह से कैरियर को लेके, या फिर क्या सुझाव देना चाहेंगे वो लोग को जो डिसीजन लेते हैं? जब एक फेज था, जब शुरुआती दौर में, जब एक ऐसा फेज जब स्ट्रांगली आप बिलीव नहीं करते, जैसे बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, हर किसी का जो भी चीज करते हैं वो बिलीफ सिस्टम पे टिका है। तो आप वही चीज सोचते हैं जो आपके इर्द गिर्द होती है। जब चीजें अच्छी लगती है, जैसे आप देखेंगे अभिनव अच्छा कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो लगा रहे मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो आसपास में आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो जो चीज करते हैं आपको भी लगता है मुझे भी ये करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं, मतलब क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मैं पढ़ाई करता था, तो सब बैंकिंग के तैयार उस तरफ झुकाव था, बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए थे। तो मैं भी सब स्टूडेंट की तरह, तभी स्ट्रॉन्ग जो एक ये था ना फीलिंग बैंकिंग को लेकर के, वो नहीं था, बट इसलिए था क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। जब ये ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, एक्चुअल जो बात ये थी कि मैं सब सारे फ्रेंड्स कर रहे थे तो मुझे भी करना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके आपको समझ में आता है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा,
जैसे आप आगे बढ़ते हैं करियर में या कहीं, तो आपको लगता है कि ये चीज तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यहाँ तो मैं फेलियर हो जाऊंगा। फेलियर इन द सेंस कि आपको अच्छा ही नहीं लगता है, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तब आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि क्रिकेटर जैसे क्रिकेट खेलता है, ठीक है, आपको इस ऐसे काम के लिए पैसे दिए जाए जो कि आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए कितना अच्छा है। तो टेक्नोलॉजी वाला जो काम है वो मुझे शुरू से अच्छा लगता था, और ये करियर मतलब एक बाई फ्लूक नहीं हुआ। मैं शुरुआत से ही कंप्यूटर को लेकर के, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब जनरली 7-8, और हमारे टाइम की बात करें 2003-4 में जब स्कूलिंग हम लोग कर रहे थे, 10th-12th में थे, तो हम लोग के टाइम में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को लेकर के उतना रुझान नहीं था जितना अभी होते हैं बच्चे। तो लेकिन मैं फिर भी था, जो कि इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता था कि इसमें करियर बनाया जा सकता है, और धीरे धीरे चीजें होने लगी अपने आप। तो दिशा बनते गया, जब चीजें होती है तो दिशा अपने आप बन जाता है। टेक्नोलॉजी को लेकर के कंपनी फॉर्मेशन हो, या फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आ गया। 2012 एक ऐसा पीरियड था जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे आगे करियर में क्या करना है। तब मैं क्लियर हो चुका था कि मुझे करियर में यही करना है, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मैं वही कर रहा हूँ आज तक। मतलब उसमें एडिशन हुए, चेंज नहीं हुआ। ये नहीं कि ये चीज अच्छा नहीं वर्क कर रहा है तो मैं चेंज कर लूंगा। फिर तब मैं क्लियर हो गया, तब मैं स्ट्रांग हो गया मेंटली कि मुझे यही करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब खास कर कैरियर की बात करते हैं ना, तो एक और बात आती है कि लोग कैरियर डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। जैसे आपने बताया ना कि बैंकिंग का एग्जाम देके उसके बाद आपने उसको चेंज किया, तो यहाँ पे खास करके वैसा ऑप्शन नहीं आती है। बहुत लोग का ये आता है कि जब वो इंजीनियरिंग करने लगते हैं या फिर मेडिकल में जाते हैं, तो या तो उसको बीच में छोड़ देते हैं, या फिर उसको कंप्लीट करने के बाद पता चलता है कि हाँ, अब जब जॉब की बारी आती है तब सोचते हैं कि हाँ जॉब करूँ या फिर क्या कैरियर ऑप्शन चूज करूँ। आपको हमको लगता है बहुत पहले ऑप्शन आ गई, तो आप क्या सुझाव दें खास करके वो बंदे को जो खास करके इंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? 10th के बाद ही वो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 10th या 12th के बाद, या फिर उनको आगे का एजुकेशन देख के करने के बाद आना चाहिए? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोग, देखिए एक सिस्टम है जो कि एजुकेशन में आपको इतना बेंचमार्क है जो कि आपको करना चाहिए। जनरली आप एक ग्रेजुएट तो बन ही जाए। ग्रेजुएट एक वर्ड बेसिकली एजुकेशन के टर्म में नहीं है। जो चीजें कर रहे हैं ना उसमें भी ग्रेजुएट होना इम्पोर्टेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर में भी ग्रेजुएट हो, है ना। ग्रेजुएट होना मतलब आप बच्चे नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब ही होता है बच्चे होना। आप वहाँ पे फेलियर हो सकते हैं, चीजें हो सकती है, लेकिन वंस यू आर ग्रेजुएट तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन लेवल की, आप इतनी चीजें तो समझते ही। तो करियर के लिए भी पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कोई भी करियर। अगर कोई भी काम करना चाहते हैं आप, चाहे एग्रोटेक में जाना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहते हैं, या प्योरली कोर टेक्नोलॉजी पे कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक बेसिक नो हाउ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है ना। नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज फॉर्मल एजुकेशन से भी आएगा। स्किल भी इम्पोर्टेंट है कि कोई सर्टेन स्किल सेट आप पे होना चाहिए ताकि आप एंटरप्रेन्योर बन सके, और एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। ये दोनों चीज आ जाएगी तो ये लास्ट वाली चीज तो ऐसे ही आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट तो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है अगर देखें तो। नॉलेज और स्किल तो जरूरी है। कोई भी तरह का सर्टेन स्किल अपने आप में नर्चर कीजिए ट्रेनिंग के दरमियान। चाहे एजुकेशन कोई भी ले रहे हैं फॉर्मल, अगर बीटेक कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है जहाँ से आपको पिक करना होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे टेक्नोलॉजिकली आप अगर बीटेक के कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी तो पढ़ाई होती ही है ना, फिर आप अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं। तो उस तरह से आप एक बेसिक एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तभी आपको सीरियसली लोग लेंगे। जनरली बोलते हैं ड्रॉप आउट बहुत अच्छे, आजकल ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट है। लोग बताते हैं इंटरव्यू में कि मैं ड्रॉप आउट। मुझे लगता है नॉन सीरियस होते हैं ड्रॉप आउट, और इसमें मुझे बोलने में कुछ भी नहीं लगता है। जब कर रहे हैं कुछ भी, जैसे ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि वो भी एक थॉट प्रोसेस है जो जिसके तहत ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन एक बेसिक जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसको भी लेकर के चलना चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, फिर अपना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके जब ग्रेजुएट भी कर जाते हैं ना लोग, तो
ग्रेजुएट के बाद जॉब भी करने लगते हैं, ठीक है, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। उनको अगर समझ नहीं आता है कि हाँ क्या करियर चूज करना चाहिए, तो कॉलेज में जो भी कंपनी आती है उनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब जॉब करने लगते हैं तब वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तब वहाँ पे उनको एक या बोले तो एक ऑप्शन आती है उनके पास कि हाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपने चलाना, जैसे मन होगा वैसे, वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, ये ऑप्शन आती है। नहीं तो फिर वो एक तरह से दूसरा करियर ढूंढने लगते हैं। तो क्या वहाँ पर ये सोचते हैं कि हमको जॉब भी चाहिए और एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बारे में आप क्या बताते हैं? साइड से जॉब करते रहना चाहिए तब बिजनेस में आना चाहिए, या फिर उनको फंड तो जरूरी है, बिजनेस करने के लिए फंड जरूरी है। और जैसे हर किसी का जर्नी मेरे जैसा नहीं होता, मैंने तो बिना फंड्स का स्टार्ट किया था। और जब सर्विस इंडस्ट्री में रहते हैं तो बहुत आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्विस इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत है। आप कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ एम्बिशन रखते हैं तो पैसे की जरूरत होती है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन, और जॉब करना बुरा नहीं है। बहुत लोग इस तरह से इसको बताते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बताते हैं कि जॉब करना बुरा है। जॉब करना एकदम भी बुरा नहीं, जॉब करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो भी सर्टेन स्किल सेट सीखने के लिए आपको जॉब करना चाहिए। अगर मैं बात करूं राहुल बजाज ग्रुप के जो मतलब हेड है, उन्होंने अपने बेटे को लोअर लेवल से भेजा कि आप चीजों को देखो समझो, लोअर लेवल के जो स्टाफ्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, वो कैसे अप्रोच करते हैं चीजों। तो ये बेसिक ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आपको चीजें आनी चाहिए, बारीकी हर चीज की। एज ए एंटरप्रेन्योर्स आपको हर लेवल की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो अगर मैं अपने इंडस्ट्री में बात करूं तो बेसिक नॉलेज हर चीज का होना चाहिए, तब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं। तभी, क्योंकि आप सिस्टम रन करते हैं, तो अगर आप सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे तो सिस्टम कैसे चलाएंगे। तो आपको हर चीज की बारीकी आनी चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है जॉब भी करना। बिल्कुल। आपने कैसे अप्रोच किया था? जैसे आपने एमबीए किया, ठीक है, और बिजनेस एक एजुकेशन भी है, तो वो कितना आपके लिए हेल्प रहा है एक तरह से बिजनेस स्टार्ट करने में, या फिर एक तरह से बोले तो एंटरप्रेन्योर बनने में? देखिए, एजुकेशन तो मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें क्या है कि आपको बेसिक चीजें बताती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करते हैं। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर आपके अंदर होता है, जिसको कि आप धीरे धीरे जब चीजें देखते हैं आसपास में, सराउंडिंग में वैसी चीजें भी मिलती हैं, वैसे लोग मिलते हैं जहाँ की आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए खुद से इंस्पायर हो। आपको लगता है कि ये इस तरह से कर रहा है तो मैं भी कर पाऊंगा। धीरे धीरे करके ये चीज इनकलकेट होता है आप में। तो मतलब मेरे एजुकेशन का सिस्टम में, जैसे मैंने पढ़ाई की, उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों की पढ़ाई की, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को आप पिक एंड चूज करके आप मतलब अपने आप में मतलब डालते हैं स्किल में। ये चीजें सीख ली, ये चीज सीख ली, जैसे कम्युनिकेशन स्किल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी बिजनेस रन करने का। अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कोई सर्टेन स्किल होना इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत एक क्लियर बोलता हूँ, पता नहीं मैं कभी कभी रूड भी लगता हूँ इस तरह से, मैं अगर थॉट प्रोसेस रखता हूँ कि जैसे आपके एम्प्लॉय जो हैं उनको लगना चाहिए जो मेरे ऊपर जो है ना, जो सिस्टम को रन कर रहा है वो ज्यादा नॉलेजेबल है, तभी ये सिस्टम आपका रन करेगा। अगर कमतर अगर आपको आंकेंगे तो फिर आपका सिस्टम उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपका नॉलेज उस लेवल पे होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि ये हमसे ज्यादा जानते हैं, तभी रेस्पेक्ट करते हैं, तभी आपके साथ चलते हैं, सिस्टम तभी रन करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब एमबीए किया उसके बाद क्या अप्रोच रहा स्टार्टअप को लेके, और एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे बिजनेस के बारे में सोचा और कैसे स्टार्ट किया? देखिए, पढ़ाई करने के बाद बेसिकली मेरी जो मतलब एक कंपनी थी जिसमें कि मैंने बेसिकली, मैं बहुत क्लियर नहीं था, तभी मैंने शुरुआत में आपको बताया जॉब को लेकर के कि क्या करना है मुझे, नहीं करना है। तो एक मेरा फ्रेंड है, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, नेटवर्किंग की बेसिकली बोल सकते हैं, और अच्छी बड़ी कंपनी थी। स्टार्ट किया और उसके बाद वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि पटना में उनका स्टार्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो बेस को मैं पटना में स्टार्ट किया, उनका एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांच ऑफिस, और धीरे धीरे करके उसको इस तरह से ग्रो करा दिया 1 से 1.5 साल में। तो वहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंस मिलने लगा। फिर उसी कंपनी में मैं एज ए डायरेक्टर भी बन गया। तो यहाँ मतलब तो उससे एक पहला ग्रोथ मुझे लगा कि मेरे में स्किल है जिसके कारण मुझे लोग सीरियसली देखते हैं।
तब फिर मुझे जब वहाँ से कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि मतलब अनफोर्सिंग थी, और हो सकता है एक मेरा पहला लेसन था एंटरप्रेन्योरशिप का वहीं पे, तो वहाँ से मैंने शुरुआत जो है 2013 में अगस्त के अराउंड स्टार्ट किया इंटेनेक्स्ट को, और फॉर्मली जो है अक्टूबर में। तो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे अप्रोच करना, और हर दिन सीखते हैं जनरेटिव में, आपको चीज़ें पता होती है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो हर दिन सीखते ही रहो। तो वो एक पहला लेसन था जो कि मैंने सीखा, उसके बाद आज भी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंटेलेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, और क्या करती है और क्या कैसे? करती है इंटेलेक्स? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेजरली जो बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जो भी डेवलपमेंट करती है सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कुछ, और भी जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो मेजर मार्केट में डिमांड होता है, बिलिंग से रिलेटेड हो या फिर स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि मेजर चंक ऑफ क्लाइंट जो होते हैं स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन। बिहार में बहुत इंडस्ट्री नहीं है, तो मैंने इन चीज़ों को देखा कि जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस या छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, बड़े बिजनेसेस को भी प्रमोट किया, और डिजिटल मार्केटिंग में बड़े बड़े नाम जितने भी हैं उनको, क्योंकि मैंने उसी टाइम में पटना एसएमएस करके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, तभी एसएमएस का जो बल्क एसएमएस का कॉन्सेप्ट है तभी बहुत नया था, बिहार में भी बहुत नया था, 2012-13 की बात करें। तो वहाँ से एक तरह से मुझे ग्रोथ मिला, क्योंकि चीज़ें पटना में नई थी उस टाइम के लिए। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, और डेवलपमेंट के अलावा भी चीज़ें, मतलब जैसे अभी भी हर चीज़ को नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो भी कर रहा हूँ वो अलग अलग तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ई ऑफिस का कॉन्सेप्ट पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, जहाँ की पेपरलेस हो जाएगा। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अगर आप जानेंगे लास्ट ईयर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो पेपरलेस हो गए। मतलब जो पुराने बाबू साहब पेपर दबा लेते थे, रोक लेते थे, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ई ऑफिस प्रोजेक्ट बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें कि पेपरलेस है, तो अप्रूवल से लेकर के सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफिस में, बड़ा सुनने में अजीब लगा कि बिहार गवर्नमेंट में पेपरलेस हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। और अप्रूवल से लेकर चीजें जितनी भी हैं स्ट्रीमलाइन, जैसे कॉर्पोरेट में होता है, एस्केलेशन मैट्रिक्स और चीजें, जो कि आप बिहार गवर्नमेंट में तो एटलीस्ट नहीं सोच सकते कि एस्केलेशन मैट्रिक्स और हायरार्की मेंटेन होगी पेपर को लेकर के। तो ये इस तरह से चीजें चल रही हैं जिस पे मैं वो वर्क कर रहा हूँ, और भी जो कि नए नए तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं मैं करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो टाइम टू टाइम ऐसे प्रोडक्ट को लाना जो उस टाइम के लिए रेलिवेंट है, उस पर मैं वर्क करते रहता हूँ। एडुटेक को लेकर के भी काम किया, स्टडी फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट करके, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस चाहिए होती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी के इर्द-गिर्द जितनी चीजें होती है उस पे मैं वर्क करता हूँ। जैसे विस्टा प्रिंट काम करती है तो उस तरह से भी मैं काम कर रहा हूँ। अलग-अलग पेरिफेरी में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी ही है। यही मतलब इंटेनेक्स्ट करती है, और यही पटना कार्ट भी कर रही है। डिलीवरी है बट उसके कोर में जो है वो टेक्नोलॉजी ही है। किसान को जोड़ना हो या फिर लोगों को सामान डिलीवर, लेकिन एक कोर है जो कि टेक्नोलॉजी है, जो कि कनेक्ट कर रहा है चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो खास करके जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और खास करके आईटी की बात करते हैं, तो इतना लेट क्यों होता है खास करके बिहार में? टेक्नोलॉजी यूज करना कम पसंद करते हैं लोग, या फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह जाते हैं? देखिए बेसिकली सबसे बड़ा पीछे तो रीजन आप देखेंगे खुद ही, आपके जैसे स्किलफुल लोग तो बाहर है ना। मोस्टली ऐसा सबसे बड़ा एक समस्या यही है बिहार का, कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे जिनको के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, या अच्छे मतलब जो आपके मैन पावर बोल सकते हैं, वो दूसरे जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो अच्छे क्रीम जिनको बोलते हैं वो यहाँ रहते ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा है। अगर मैं अच्छे डेवलपर की बात करूँ तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं ओपनिंग के लिए डालता हूँ तो अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं जिनको कि आप डेवलपर्स बना सकते हैं। आप जैसे कि आप फॉर एग्जांपल .NET के लिए डेवलपर ढूंढना है आपको, या फिर आपको एंड्रॉयड डेवलपर ढूंढना है, तो आप जहाँ चेन्नई में रह रहे हैं या फिर आप हैदराबाद चले जाए तो वहाँ पे बल्क में मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे वैसे ही बच्चे हैं जिनकी कोई मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। अगर टेक्नोलॉजी पार्क भी बना, बिस्कोमान इतना बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनाने को लेकर के बात हुई, आप देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बिस्कोमान में बनाने की बात हुई, वहाँ पे वैसा कुछ हो नहीं पाया।
चाहे वो कुछ या तो बड़े कोई कंपनी नहीं आई, जो बड़ी कंपनियां होती है चाहे इन्फोसिस हो, टाटा हो या विप्रो, उन्होंने कुछ वैसा सेटअप नहीं डाला। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह से बोल सकते हैं कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो बाहर की कंपनी को दे दिया, बिहार की कंपनियों को लेकर के बहुत सीरियस नहीं हुए, बिहार के कंपनियों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। तो जो मतलब पेइंग कैपेसिटी थी यहाँ की कंपनियों की वो अच्छी नहीं रही, और उस कारण से जो अच्छे मतलब लड़के थे, अच्छे जो मतलब हो सकते थे, रिसोर्स हो सकते थे, वो सारे रिसोर्स बाहर मूव कर जाते हैं। तो वो एक समस्या रही है बिहार के साथ, और जिसके साथ जूझ ही रहे हैं बिहार। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चीज़ और मेरे को लगता है कि खास करके जो कल्चर चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको जो कल्चर चाहिए वहाँ पर वो नहीं मिल पा रही है। या फिर बोले तो एक तरह से वैसा इकोसिस्टम चाहिए टेक्नोलॉजी वाले लोग के लिए, ताकि वो एक सही से काम कर पाए अपने और उस तरह से सोच पाए, ठीक है। ये मैं मैन पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि, और ये भी है कि सैलरी का भी ऑप्शन आ जाता है कि सैलरी बिहार में थोड़ा कम मिलता है। बात करते हैं जब बाहर की, बेंगलोर हो या फिर चेन्नई हो अलग। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस टाइप का इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी होना चाहिए जहाँ पे लोग प्रिपेयर करें पढ़ना, मतलब एक तरह से। देखिए, जब तक कि गवर्नमेंट एजेंसियां इसमें नहीं आएंगी और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के गवर्नमेंट सीरियस नहीं हो, इन्वेस्टमेंट लाइक कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स कहने का मतलब टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की बात हो, बड़े कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी हो, विप्रो जैसा बड़ा सेटअप यहाँ जब तक नहीं डालते तो एक इकोसिस्टम तब क्रिएट होता है। छोटी कंपनियां बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, जैसे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई करके बाहर में जॉब ढूंढते हैं, तो उनको अच्छा ऑप्शन अगर यहाँ मिलेगा तो यही धीरे धीरे उनके कारण यहाँ का एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो उसके लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस होना होगा कि इन्वेस्टमेंट उस तरह से लाने की कोशिश की जाए और यहाँ पे स्पेस दी जाए। इंडस्ट्री के नाम पे बहुत मेजर इंडस्ट्री नहीं है ऐसे भी, जिनको कल कारखाने बोलते हैं, वो नहीं। कम से कम टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री तो आप बना ही सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्किलफुल लोग हैं जो कि बाहर जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे जीडीपी को फायदा होगा, जो स्टेट का कुछ कंट्रीब्यूशन है, और साथ में जो बाहर के लोग यहाँ से आने से काम का क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा, और ओवरऑल जो एक बोलते हैं इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जहाँ सैलरी की बात कर रही है और सारी चीजें प्रॉब्लम्स की बात कर रही है, वो खुद संभलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं तो स्टार्टअप के लिए भी एक तरह से ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पे लोग सपोर्ट करें, या फिर वो एक तरह से मेंटली सपोर्ट हो या फिर एक तरह से फाइनेंशियली। आज इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने, आज का मैं बजट पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आज ही बिहार में बजट जो होता है सालाना बजट किया गया, तो उसमें स्टार्टअप को लेकर के स्पेसिफिक कुछ चीजों मुख्यमंत्री जी ने डाला है। वो एक इंटरेस्टिंग है। अभी मैं बता रहा हूँ, उद्यमिता विकास को लेकर के 400 करोड़ दिए गए हैं, मैं पढ़ ही रहा था उसको, और युवा शक्ति को लेकर के 500 करोड़, जो ये दो पार्ट है जिसपे कि काम बहुत मतलब लगभग 900 करोड़ का जो है ये उद्यमिता विकास और युवा शक्ति का विकास, जैसे ये सारी चीजें, स्किल डेवलपमेंट और चीजों को लेकर 1000 करोड़ के करीब बजट है। तो मतलब बजट बढ़ाने से नहीं बात है, जैसे इसका एक पॉलिसी लेवल पे, जैसे कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी भी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना है वो मैं मेरे से बेहतर नहीं जानता, ठीक है। लगभग 4000 5000 मतलब 70000 एप्लीकेशन है, जिनमें से इंक्यूबेटेड कितने हैं आप वो अगर काउंट करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगा। फंडिंग है लेकिन फंड यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे लूपहोल्स वही है। आप 70000 जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट डाला है, ठीक है, ह्यूमन्स ऑफ बिहार को लेकर के कि आप कुछ करना चाहते हैं बिहार में स्टार्टअप को लेकर के, है ना, लेकिन आपने प्रोजेक्ट डाला, गवर्नमेंट को बताया कि मैं ये अप्रोच करना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ की अपनी बातें रखूँ, है ना, ये भी एक स्टार्टअप ही है। लेकिन आपने गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट के पास वो जिस स्टेज पे वो जाएगा तब तक वो प्रोजेक्ट का जो है रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ प्रोजेक्ट क्या होता है कि वो टाइम बीइंग के लिए होता है ना, जैसे अभी कोई एडुटेक स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो वो उसको ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा है ना, अभी क्योंकि ऐसा सीन बना हुआ है जहाँ की आप बहुत सारे एडुटेक को देख रहे हैं, चाहे वो अपग्रेड हो या फिर जितने भी हैं, वेदांतु हैं, इस तरह के तमाम ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं। अब उस तरह का अगर सिचुएशन गवर्नमेंट की तरफ से, भले आप कितना भी पॉलिसी बना ले, स्टार्टअप पॉलिसी बना ले, इंडस्ट्री पॉलिसी बना ले,
लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बात किया तो उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर मैं ये फिगर एक्चुअल फिगर है, आप गूगल पे बिहार जो एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन का साइट पे जाएं तो लगभग एप्लीकेशन की संख्या अगर मैं बताऊं तो लगभग 75,000 80,000 की करीब, और इंक्यूबेटेड 1000 भी नहीं है, 500 भी नहीं है। तो आप समझ लें, 500 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 100 से नीचे। तो ये स्थिति है। तो इसको लेकर के थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना होगा कि जो पॉलिसी बनता है उसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी या फिर जो लोग हैं जो कि इस इम्प्लीमेंटेशन में लगे हैं, तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए काम नहीं कर रहे। अगर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहे? मुझे अगर मैंने पटना कार्ड को लेकर के इतना सीरियसली काम किया है, इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना स्किल इन्वेस्ट किया है, चीजें इन्वेस्ट की है, लगभग 6-8 महीने से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट के नाम पे अगर कुछ नहीं मिलता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है डीमोटिवेट हुए। हालांकि मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, मैं काम करता हूँ, फेलियर भी होता है तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। लेकिन बहुत से कम लोगों में होता है जो कि स्किल मतलब उस तरह से कि वो फिर से डिमोटिवेट होकर के कुछ और ही करने लगते हैं। तो वो एटलीस्ट गवर्नमेंट को पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन पे भी वर्क करना होगा। लाइक अभी जो मैंने बताया बजट में 500 करोड़ को या 400 करोड़ दे दिया, उससे बात खत्म नहीं होती है, बात वहां से शुरू होती है। आपको ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराना है। अगर स्टार्टअप अगर बनाना चाहता है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस का आज भी व्यवस्था नहीं। कंपनी अगर बनाने के लिए करके कोई भी चीज हो, जैसे कंपनी स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा, जनरल कोई एक बिजनेसमैन है तो स्टार्टअप छोड़ दीजिए, जो अच्छे से चलाना चाहता है उसको लेकर के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम उद्योग विभाग का अभी भी नहीं वर्क करता है। बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं अच्छा होगा तब तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप का फेलियर होता है, या फिर स्टार्टअप वो उतना सही नहीं, उनका आइडिया में प्रॉब्लम होता है, या फिर उतना अच्छा से प्रेजेंट नहीं कर पाते? क्या प्रॉब्लम होता है, उतना परसेंटेज कम, सिलेक्शन परसेंटेज इतना कम? देखिए, स्टार्टअप का एक तो बेसिक आप समझें कि स्टार्टअप जनरली 90% जो स्टार्टअप का फेलियर रेट बहुत ज्यादा, लगभग 90%, लगभग 90% स्टार्टअप जो है वो फेल कर जाते हैं। इसके पीछे कारण जो मुझे समझ में आता है, एक तो इस तरह की जो प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा था कि उनको गवर्नमेंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं बनता है, या फिर इकोसिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं करता है जो करना चाहिए। और स्टार्टअप में एक बोल सकते हैं, उनमें जो स्टार्टअप रन करते हैं, चाहे मैं चला रहा हूँ या चाहे, उनमें एक परसिस्टेंस भी होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। क्योंकि काम जब स्टार्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं, तो बहुत सारे लोग डिरेल हो जाते हैं। इन जनरल जो करना चाहते हैं वो कहीं और मतलब भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से मतलब स्टार्टअप में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो धीरे स्लोली अगर वो जा रहा है तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसको बंद करके वाइंड अप करके दूसरा कुछ आइडिया बनाते हैं। आइडिया बुरा नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन बुरा हो सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं उसको लेकर के आपको नर्चरिंग कौन कर रहा है। अगर आप प्रॉपर गाइड करने वाले लोग हैं जो कि आपके आइडियाज को नर्चर करें, आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिल रहा है कि आप ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे नहीं करो। सपोर्ट एक्चुअल सेंस में करते हैं। तो अब वो अगर आपको सारे अगर लोगों को मिल पाता है जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिल पाया है, तो बड़ी बात होगी। अगर वो नहीं होता है तो आप कितना भी आप कर लेते हो वो कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लीगल चीज़ें की बात करती है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है या फिर क्या बोलते हैं टैक्स को लेके हो, तो क्या सारी चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलती है? ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, जाके आपको राइट पर्सन मिलना जरूरी है जो कि आपको चीज़ों गाइड कर सके, क्योंकि मिसगाइड भी बहुत होते हैं। आपको पता नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सही गाइड करने वाले जब लोग रहेंगे तो आपको बताएंगे ये चीज़ ऐसे अप्रोच करो। शुरुआत जब मैंने किया था कंपनी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो प्राइवेट लिमिटेड किया था, तो आपको प्रॉपर सीए अगर मिल जाए, मेरे साथ ये समस्या नहीं रही है। सीए मुझे सीए मिल गया, और जो शुरुआत में सीए आज तक मेरा सीए, तो वो एक समस्या रहती है। अगर प्रॉपर सीए मिल गए जो कि आपकी पूरी चीज़ों को देख ले, आपको गाइड कर सके, ये चीज़ ऐसे नहीं करो ऐसे करो, जो भी चीज़ें हैं, मैं सीए से एडवाइस जरूर लेता हूँ। कोई भी चीज़ अगर नया भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ आइडियाज भी आते हैं दिमाग में, तो वो सीए से डिस्कस करें। तो आपके पास एक प्रॉपर सीए होना जरूरी है, जो लीगल कंप्लायंसेस वाले के लिए लीगल कोई अटर्नी है, या फिर सीए ही, अगर बहुत सारे सीए होते हैं जो कि लीगली भी आपको एडवाइस कर देते हैं, जो कंपनी अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होते हैं।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी नॉलेज होना चाहिए। करते करते आपको एक टाइम में हो जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को जाने। बहुत सारे ऐसे नए लड़के आते हैं जो कि नया काम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं चीज़ों को गाइड करता हूँ कि ये चीज़ ऐसे अप्रोच करो, चाहे ट्रेडमार्क का प्रोसेस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट का कुछ लेबलिंग से रिलेटेड हो, क्या चीज़ें कंप्लायंस के तहत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आईटी में रहने का एक एडवांटेज क्या होता है कि आपको सारे इंडस्ट्री को देखने का मौका मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका हो या प्राइवेट का काम करने का तरीका हो या बड़े कॉर्पोरेट्स का तरीका हो, आपको बहुत क्लोजली देखने का मौका मिलता है, तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो मुझे एडवांटेज मिला है कि मैं क्लोजली बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा हूँ जो कि मेरे साथ जुड़े, एज ए क्लाइंट जुड़े, और उनको बहुत सारी चीज़ों में मैंने गाइड किया, नॉट जस्ट कि सॉफ्टवेयर पार्ट में गाइड करने के लिए, इन द सेंस कि आप ऐसे नहीं ऐसे अप्रोच करो। तो ये होता है, अगर आपको सही कंप्लायंस बताने वाले लोग मिल जाते हैं, सीए हो या फिर लीगल एडवाइजर हो, कंपनी अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको सक्सेस के लिए। बिल्कुल, आपने बोले सही आदमी या फिर सही मतलब पर्सन मिलना इतना आसान नहीं होता है, खास करके जब उस टाइम में खोजते हैं जब कुछ अलग करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा आदमी जो खास करके बिलीव कर पाए कि हाँ ये कर रहा है, सही कर रहा है, या फिर उनका एक तरह से थिंकिंग भी अलग होता है, ठीक है। तो आप कैसे क्या सलाह देंगे वो लोग को जो एक तरह से वैसे आदमी की खोज में है, जो उनको साथ दे, या स्टार्टअप, या फिर वो लीगली हो या फिर उनका एक तरह से एज ए को फाउंडर? देखिए, इसके लिए तो आपको मतलब पर्सनल 1-to-1 पे ही समझ में आता है जनरली क्या, जैसे लोगों को ढूंढेंगे तो अचानक से कभी नहीं मिलेगी, आपके किसके साथ बाइंडिंग होती है, और आप धीरे धीरे करके चीजों को देखते रहिए, और आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे क्रिकेट में बनता है, आप जब जीतेंगे ऐसा नहीं है, जब खेलते रहेंगे तब बनेगा विनिंग कॉम्बिनेशन। क्योंकि आप हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ अप्रोच को ढूंढते रहें कि हाँ ये चीज करते हैं, ये देखते हैं, तो हिट एंड ट्राई भी होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हिट कर दिया, बहुत चीजें फेलियर भी होंगी, फेलियर से आपको लेना है कि ये चीज नहीं करना है। तो आपको मतलब जैसे एडिसन के बारे में बोला जाता है कि जब बल्ब बनाया तो उन्होंने बोला इतनी बार फेल किया, तो फिर एडिसन से जब पूछा गया इतनी बार आप फेल किए, तो बोला कि मैं इतनी तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता है, बल्ब बनता है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं 1000 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो आपको भी वो उतने तरीके जानने होंगे जिससे सक्सेस नहीं मिलता है। फेलियर भी इम्पोर्टेंट उतना ही, चीज़ों को जानने के लिए कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, ये रास्ता नहीं अपनाना है, तो जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आइडिया मिल जाएगा। उसका कोई एक बेसिक बोल सकते हैं, कोई लेआउट नहीं है कि ऐसा ही होता है, वो करते करते आपको विनिंग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके कंपनी में कितने टीम मेंबर हैं, और वो आपको कैसे मिले, या फिर कैसे आपने सिलेक्ट किया और कैसे मैनेज करते हैं? और देखिए, मेरी टीम तो अभी मेरे ख्याल से 25 लोगों की टीम है जनरली, और जो जनरल मेरा मैं बिहारी हूँ, बिहारी स्टाइल से काम करता हूँ जनरली, तो मैं जनरली एक दूसरे के पहचान वाले ही रहते हैं 80%, और मतलब थोड़े बहुत जो ऑनलाइन monster.com हो या naukri.com वहाँ से भी आते हैं, फेसबुक के थ्रू भी बहुत सारे जो लिंक्डइन हो या इस तरह के सोशल मीडिया जो डिजिटल मार्केटिंग सोर्सेस हैं वहाँ से आते हैं। इन जनरल जो वर्ड ऑफ माउथ वाले हैं, जो पुराने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरे एक और फ्रेंड है जो कि वो भी साथ में है, वो मेरे साथ बचपन से 2 क्लास से मैं साथ में। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक ट्रस्ट बन जाता है। पुराने लोग जब रहते हैं तो आपको पता है एक कॉम्बिनेशन बन गया है, बस आप समझ लें कि आप वो एक टाइम में अपने आप क्रिएट हो जाता है, आपको समझ में आता है कि इनके साथ कंफर्ट जोन है या इनके साथ नहीं है, किनके साथ काम करना है, इनके साथ नहीं करना है, तो ये टाइम में आ जाता है, शुरुआत से नहीं हो सकता ये। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात करते हैं ना जान पहचान के लोग अगर काम पे रहते हैं ना, तो ये एक काम को थोड़ा उतना सीरियसली नहीं ले पाते, या फिर एक तरह से कहीं ना कहीं गैप रह जाता है प्रोडक्टिविटी में। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर क्या अप्रोच होता है? तो मैं तो देखिए, स्किल तो बेसिकली मैं मानता हूँ ना, स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉयलिटी है। काम के प्रति अगर सिंसियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही ऑब्वियसली। देखिए, बेसिकली जान पहचान में भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसके स्किल से मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड स्किल सेट ये है, उससे नीचे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोग कुछ मिल जाए। अपने लोग जैसे कि मैं जानता हूँ, आपको थ्रू जानता हूँ,
तो मतलब रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है हमारा, जो एक बेसिक मेरा अपना तरीका है काम का, उसमें कुछ लोग जान के हैं तो उनके थ्रू आ जाते हैं। जैसे पटना घाट में डिलीवरी कर रहे हैं तो वो अपने ऑफिस में ही कुछ काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई एक बेसिकली एक बॉन्डिंग बनता है। बिहार में काम करने का एक तरीका यही कि बॉन्डिंग बन के काम करेंगे तो ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप मैनेजमेंट में अब पढ़ाई होती है, पहले आईक्यू की पढ़ाई होती थी, आप ईक्यू की भी पढ़ाई, इमोशनल क्वोशेंट की। तो इमोशनली भी कंपनी में जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपसे अटैच रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरा मानना है। मेरा काम का तरीका EQ बेस्ड ज्यादा है, IQ बेस्ड पे थोड़ा लो ऑन IQ क्वोशेंट पे है, EQ पे ज्यादा वर्क करता हूँ। तो मुझे लगता है कि फिर मैं मतलब स्किल को लेकर के कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इमोशनली ज्यादा डिसीजन लेता हूँ और सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा अपना पटना कार्ड के बारे में बताइए कि वो उसके पीछे का क्या आइडिया था और कैसे स्टार्ट किया। पटना कार्ड का अगर शुरुआत बोलूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा था कुछ प्रोडक्ट पे काम करना है, मैं कुछ प्रोडक्ट पे काम हमेशा ही करते रहता हूँ। लॉकडाउन के दरमियान और भी कुछ प्रोडक्ट पे काम किया मैंने, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान लगभग घर पे बैठा हुआ था तो मतलब बहुत टाइम मिलता था जब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता। तो उस टाइम में ऐसे दिमाग पे चल रहा था, जैसे आप मेरे फ्रेंड है तो मैं आपको बताऊंगा अच्छा ये चीज़ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया कि क्या ये सब करोगे, कर पाओगे, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लाइफ में फितूर होना भी जरूरी है, फितूर मतलब कि कुछ करेंगे कुछ नया करेंगे, ये फितूर बहुत जरूरी है। वो फितूर ही था जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है, इस सेगमेंट में करना है जो कि लोग जाने। मैं जितना भी काम करता था मैं बैकग्राउंड में रह के काम करता, लोग जानते नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप था जिनके लिए मैंने काम किया, लेकिन स्टार्टअप को फंडिंग मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि स्टार्टअप थे इस फ्रंट पे। मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट देता था, सॉफ्टवेयर बना के देता था, चीजें करके देता था, लेकिन मुझे लोग नहीं जानते थे। तो मुझे समहाउ ऐसा फील होता था कि मुझे कुछ अपने लिए भी करना है, अपने लिए भी, कंपनी के लिए भी लोग जाने मुझे। तो उस टाइम में जब मोदी जी का मुझे लगता है कि 10 या 12 मई को एक आया घोषणा कि लोकल को वोकल करें, तो मुझे लगा ये राइट टाइम है जब हिट कर देना चाहिए, क्योंकि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा था कि ऐसा करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने 4 से 5 दिन में ये एप्लीकेशन रेडी किया था, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स मेरे रेडी थे पटना कार्ड पे। 4 से 5 दिन में मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया मैं ही जानता हूँ, मतलब दिन रात एक करके मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने डेडलाइन सेट की, लाइफ में डेडलाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि आप हो सकता है इसको बाद में इम्प्लीमेंट करें, लेकिन सबसे पहले कोई भी डिसीजन के लिए जैसे डिसाइडिंग ऑन द डेस्टिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से घर जाना चाहता हूँ, अभी ऑफिस क्लोज करके अगर ऑफिस हम घर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए मुझे घर जाना है सबसे पहले। तो अगर वो नहीं पता है तो आप कहीं भी चले जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले डेस्टिनेशन दिया कि हाँ ये मुझे आपको अचीव करना है और इसके लिए ये डेडलाइन है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वहीं से शुरुआत हुई पटना कार्ड की। और क्योंकि बहुत सारे स्टाफ थे जो कि मतलब बैठे हुए थे, जिनको बोल सकते हैं ऑफिस के जो स्टाफ थे वो बैठे हुए थे, वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण, चाहे वो ऑफिस बॉय हो या ड्राइवर्स हो, इस तरह के जो सपोर्ट स्टाफ बोल सकते थे, वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उनको लिए मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि डिलीवरी करेंगे या पैकेजिंग करेंगे। तो वहीं से शुरुआत हुई पटना कार्ड की और 15 को स्टार्ट किया। और नेक्स्ट वीक एक एडवांटेज क्या मिला मुझे कि मेजर जितने भी, क्योंकि तभी बहुत लोगों को आसानी से सामान या ये चीज़ें नहीं मिल पा रही थी फर्स्ट पे जो लॉकडाउन थी, तो लोग अचानक से हाथों हाथ देने लगे, मुझे पहचानने लगे, पटना कार्ड को लोग तुरंत जानने लगे। जो कि जनरली टाइम में जैसे अभी के टाइम में करता हूँ या जनरल टाइम में करता हूँ तो मुझे लगभग 2 साल लगते, मुझे 15 दिन के अंदर बहुत सारे लोग जानने लगे पटना कार्ड, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पटना में थी कम, होंगी भी तो उस तरह से सीरियसली लोग नहीं कर रहे थे फर्स्ट वीक। तो उसका एक एडवांटेज मिला। और नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि इंडिया के जितने मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उसमें मेरा कवरेज था पटना कार्ड को लेकर के, चाहे वो मिड डे हो, आउटलुक हो, एक साथ सारे के कवरेज थे। तो उसका एक एडवांटेज बहुत मिला, लोग अचानक से जानने लगे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने सही किया है, जो फितूर था वो सही था, लोग अब धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई किसानों को जोड़ना, फिर मैंने खुद से फिर फार्मिंग को लेकर के भी सीरियसली काम करने लगा। किसानों को जोड़ना हो, गांव में जाना हो, एक ऐसे आदमी के लिए जो कि
खुद मतलब गांव में बहुत कम जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, लेकिन मतलब ऐसे इन जनरल बहुत अपना काम को लेकर के ही लगा रहता हूँ। सॉफ्टवेयर और खेत बहुत डिफरेंट चीज है, दोनों कॉन्ट्रास्ट है। तो दोनों में मतलब एक तरह से आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर पा रहा हूँ अभी तो, बहुत बेहतर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 से 150 के करीब किसान जो है हमारे साथ जुड़ गए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अभी जो शुरुआत में जितना मुझे चाहिए था ट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं, वो ठीक है। और क्योंकि एक सही दिशा में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सही दिशा में हो, भले ही फिनेंशियली बहुत अच्छे दिशा में नहीं बोल सकते क्योंकि अभी शुरुआत ही है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट वो। आगे अच्छा करेगा पटना कार्ड, ऐसा उम्मीद है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान को आप किस तरह से हेल्प करते हैं? अगर किसान एक तरह से जुड़ना चाहे पटना कार्ड से, तो क्यों जुड़े और क्या सारी उनको एक तरह से बेनिफिट्स मिलती है? फिर किसान के लेकर के किसान कनेक्ट कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं, तो गांव में हमारे जो लड़के होते हैं वो गांव जाते हैं, बाकायदा बेसिकली इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बेटा के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ मेरे लड़के जाते हैं। अभी बहुत एरिया में नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस्ड होना। बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे तो भी फेलियर होती है। स्टार्टअप का बेसिक मॉडल फेलियर का यही होता है, बहुत सारी चीजें अचानक से करते हैं। आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। बहुत लिमिटेशंस नहीं पता होने के कारण भी लगता है मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। तो मैं एक बहुत लिमिटेड एरिया में अभी ऑपरेट कर रहा हूँ बिहटा से, जिसे कि 100 किसानों को मुझे जुड़ना है, मुझे इस गांव से 10 किसान को जुड़ना है। इस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। उनके जो प्रोड्यूस होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनको लेकर के पटना में बेचना, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है। और उनको कन्विंस करना, उनको अवेयर करना कि आप जो जनरल सब्जी फल करते हैं उससे अलग कुछ कीजिए जिसका मार्केट अच्छा है। तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं, अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मैं भी जाता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, तो लोग कन्विंस होते हैं, उनको मार्केट मिलता है। जैसे जनरली करते थे वो, उन्हें ब्रांडिंग की कमी थी। मैं दूसरों के लिए जो करता था वो किसानों के लिए कर लेता, जो कॉर्पोरेट्स के लिए करता था वो किसानों के लिए करता। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट के लिए किया। अब किसानों के लिए जब कर रहा हूँ, किसान के पास क्वालिटी थी, प्रोड्यूस था, लेकिन उनको सही ढंग से वो मार्केट नहीं मिल पाता। वो छोटे मार्केट में जाकर के दानापुर में बेच आते थे, जहाँ की उनको बहुत अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। मुझे लगा इसको अगर पैकेज करके जाएंगे तो उसी का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, तो किसान थोड़ा एडवांटेज पे रहेंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों को अवेयर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि उनको उनके प्रोडक्ट को सही ढंग से पोजीशन करना। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर हनी है तो रॉ हनी अगर मैं बेच रहा हूँ, तो रॉ हनी जनरली वो जो है दानापुर लोकल मार्केट में बहुत कम कॉस्ट, लेकिन सही जगह पे उसको अगर अच्छे से प्रीमियम क्वालिटी का पैकेजिंग दे करके, वही चीज को अच्छे से बता करके आप अच्छे से बेच सकते हैं। मार्केटिंग से, प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। ये मुझे मुझे एक बार किसी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कैसे है। वो इस तरह से बताया था कि जैसे एक स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज की बात है, कि बहुत सारे टीचर्स थे और उनको मतलब कोई बेवकूफ बना करके सैमसंग का घड़ी बेच करके चला गया। और इस तरह से प्रोड्यूस किया, जब मतलब कि हाँ बहुत बड़ी कंपनी है, सैमसंग के बारे में लोग जानते हैं। बाद में पता चला सैमसंग तो घड़ी बनाती ही नहीं है। तो मार्केटिंग इतना स्ट्रांग था कि उनको बाद में पता भी नहीं चला उस टाइम में कि ये तो मतलब सैमसंग प्रोडक्ट ही नहीं इस तरह की बनाती है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रांग। तो उस तरह से अगर आप मार्केटिंग स्ट्रांग करते हैं, प्रोडक्ट में दम है, तो वो दोनों मतलब लीथल कॉम्बिनेशन है। प्रोडक्ट, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भी सरवाइव कर जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं। और जब आपके प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि आप किसान हैं, डायरेक्ट किसान हैं, आप चीजें गलत तो कर नहीं रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट में, लोकल में बेच दे रहे हैं, जहाँ की उसका मार्केट बहुत वैल्यू नहीं है। जैसे गांव में अगर मड़ुआ जिसको बोलते हैं, तो मड़ुआ बहुत ही बिहार के भाषा में, आप बिहार में कहाँ से है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मड़ुआ को बहुत नीचे दृष्टि से देखते हैं लोग। अगर मैं भागलपुर एरिया से आता हूँ तो मड़ुआ को ऐसे ही बोलते हैं, मड़ुआ के दोबर बोलते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस बहुत एबंडेंस में होता है ना। लेकिन अगर उसको, अगर आप बाहर देखेंगे शॉपिंग मॉल में, आजकल सुपर फूड के रूप में मड़ुआ का बहुत सारा चीज, बिस्किट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें मिलती है। तो उसका पैकेजिंग और ब्रांडिंग और लोगों को कैसे आप उसको बताते हैं कि ये सुपर फूड है, इसमें हाईली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स मतलब वैल्यूज हैं, तो उसको उस तरह से लेगा।
आप कहाँ पोजीशन कर रहे हैं और किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से ज्यादा। तो वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट किसानों को मिले, ऑनलाइन मिले, ताकि जो लोकल चीजों को सिर्फ वहीं पे बेचेंगे तो आपको हो सकता है कि अच्छा प्रोडक्ट प्राइस नहीं मिल पाए। यही कोशिश में लगा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक तरह से मार्केटिंग में ये चैलेंजेस आती है कि एक तरह से टारगेट फोकस नहीं हो पाता है। और जब खास करके पटना का नाम रखते हैं ना, तो पटना खास करके एक मार्केट पे आ जाता है, पटना के लिए बना हुआ है। तो आप उसको स्केल स्केल करने के लिए क्या सोचे हैं, कैसे उनको एक तरह से पटना से आगे ले जाएंगे? देखिए, मेरा तो एक ऑब्जेक्टिव क्या था स्केल अप करने का, लेकिन बहुत सारे लोगों में, मेरे फ्रेंड्स भी थे ऐसे बहुत सारे लोगों में, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये नाम मत रखो, कुछ और नाम रखो जिसका कि ब्रॉडर रीच हो। तो मेरा इसको लेकर के बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस चलता है। जो पटना में पॉपुलेशन जो है बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन है, वहाँ पे अभी पेनिट्रेशन ऑनलाइन का और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे एक बड़ा मार्केट तो वहीं दिखता है, और उसको कैटर कर लेते हैं तो वो भी बड़ी बात होती है। और दूसरा, हर जिले को लेकर के अलग से एक ऐप बनाया है। अगर आप समझेंगे तो, अगर प्ले स्टोर पे देखेंगे तो पटना के लिए पटना कार्ट है, गया के लिए गया कार्ट है, भागलपुर के लिए भागलपुर कार्ट है, और ये सारे लाइव है वहाँ अलग अलग जिले के लिए। तो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। जैसे आप कहाँ से आते हैं, मैंने पूछा भी नहीं, आप बताएं। आप नहीं बिहार से समझ मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, समस्तीपुर। समस्तीपुर से। तो समस्तीपुर, अगर समस्तीपुर कार्ड से रहेगा, अगर कोई ऑर्डर करेंगे तो आपको लगेगा अरे मेरे जिले का है, तो एक फीलिंग आती है कि ये मेरे जिले का है, यहाँ का कोई बंदा कर रहा है, यहाँ के कोई किसानों के लिए कर रहा है, यहाँ का किसान है जुड़ा हुआ। तो एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट भी होता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये मार्केटिंग जो है ना, आप इमोशनल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को, मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 30% जो है ना, जो CSR एक्टिविटी हो या इस तरह की चीजों पे जो कंपनी करती है, तो लोगों का ट्रस्ट भी बनता है कि लोकली चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल किसानों को प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है। और सिंस कि गूगल पे भी प्रेजेंस, चूंकि URL ऑप्टिमाइजेशन की भी बात आती है, तो मुझे मतलब लगा कि गूगल के हिसाब से भी वो, क्योंकि आप गूगल का जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस है उसके हिसाब से भी पटना कार्ट ज्यादा अच्छा था नाम, क्योंकि पटना और कार्ट, इसके कारण गूगल में हर बार जबकि और भी चीजें, बिग बास्केट जैसी चीजें सर्च हो रही थी, तो पटना कार्ट, तो आप अगर गूगल में देखेंगे तो पटना कार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी इन पटना, तो आपको पहले पटना कार्ट दिखेगा तब बिग बास्केट दिखेगा, क्योंकि बड़ी बात है 6 महीने में अगर इस तरह से अचीव कर पाते हैं तो अच्छी बात है, मुझे लगता है। वो इस एंगल से मैंने सोचा है कि लोकल लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो लोकल जाना पड़ेगा। जब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आ जाता, या फिर इसको मेंटेनेंस के लिए कुछ ज़्यादा एक तरह से एफर्ट्स देना होता होगा ना? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि सर्वर पे कॉस्ट तो आता है और चीजों के लेकर के कॉस्टिंग तो आती है, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि ये जो मेरा अप्रोच है इसको लेकर के थोड़ा अलग अप्रोच है, जनरली इस तरह से लोग करते नहीं। मेरा क्या था, इसको मैनेजमेंट मैनेज जितना डिसेंट्रलाइज होगा चीज उतना बेहतर होगा। आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, आप खुद से, मैं पटना से कैटर नहीं कर पाऊंगा समस्तीपुर पे 1 घंटे में डिलीवरी, है ना। तो वहां से लोकली जो पूरा मैनेजमेंट हो या ओवरऑल सिस्टम हो, लोकल चीजें चले, और एक बेसिक आइडिया आता है कि मतलब इतने सारे चीजों को करने की क्या जरूरत है, एक ऐप बनाते जो कि सबके लिए हो जाता। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव इससे अलग था, मुझे लगा था कि किसान को भी लगे कि यहीं का कुछ, वो एक फीलिंग के लिए मैंने अलग से किया। उसमें कॉस्ट तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, जब कुछ आप करते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन का एंड्रॉयड हो या चीजें हो, तो आप जानते हैं कि कितना कॉस्ट आता है, लेकिन करना है तो करना है। थोड़ा जिद्दी भी बिल्कुल। होना जरूरी है बिजनेस में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो इसमें आपका एक तरह से बूटस्ट्रैप्ड है, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, या गवर्नमेंट से हो या फिर प्राइवेट इक्विटी से हो? नहीं, इसमें नॉट रिसीव्ड एनी फंडिंग, कोई भी नहीं, प्योरली अपने से फंड किया हुआ ये पूरा बिजनेस मॉडल है, जिसमें मैंने किसी भी तरह का कोई फंडिंग अभी नहीं लिया। अभी फंडिंग लेने की बात हुई है, हो सकता है कि मिल भी जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग की बात चल रही है, लगभग 90% मतलब अप्रूवल हो गया है। जो 3-4 तरह के जो मीटिंग्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, वो सारे हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी आपको। 350 स्टार्टअप में, जो पूरे इंडिया में अभी रफ्तार प्रोजेक्ट चल रहा है RKBY का,
राष्ट्रीय विकास किसान विकास योजना। तो उसमें 350 में एक स्टार्टअप पटना कार्ड भी हो सकता है। जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी है, उम्मीद किया जा सकता है खास करके। और जब एक कल्चर की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उतना स्टार्टअप कल्चर बिल्ट नहीं है बिहार में। इन्वेस्टमेंट को जब प्राइवेट इक्विटी की बात करते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का क्या अप्रोच होता है, या फिर आप कैसे अप्रोच करते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो आते ही है। अगर प्रोडक्ट में आपके जैसे इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अप्रोच तो मैं अभी अप्रोच तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और एक इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो ऑनलाइन में फर्स्ट मुझे 1-2 साल अभी पहले स्केल अप से पहले मुझे चीजों को स्ट्रीमलाइन करनी होगी, जहाँ की टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, रोबस्ट करना होगा, जहाँ की हम और अच्छे से रीच कर पाए। लोगों में ट्रस्ट फैक्टर, ट्रांसपेरेंसी फैक्टर, किसानों में ट्रांसपेरेंसी फैक्टर, लोगों में भी, और दोनों तरफ ये चीज करना जरूरी है। अगर वो चीज हम कर पाते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में दम होगा इन्वेस्टर तो आएंगे। तो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर पटना आगे का आपका क्या प्लान है, आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचे? पटना कार्ड का अभी फ्यूचर प्लान अगर बोले तो अभी पटना कार्ड जैसे किसानों के लिए मतलब सिर्फ सब्जी लेने तक था। तो अभी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे किसानों को इनपुट पहुंचाना, जैसे किसान से रिलेटेड जो बीज है या फल है या जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, जैसे चाहे बेस को लेकर के हो या एग्रो इक्विपमेंट्स हो, चाहे रेंटल हो या परचेज करना हो, वो उस पे वर्क कर रहे हैं। तो जल्दी ही एक आपको एक और प्रोडक्ट दिखेगा पटना कार्ट के अंदर ही, ताकि किसान भी चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे किसान अभी बेच रहे थे एज ए बायर नहीं थे, अब किसान बायर भी बनेंगे। खाद हो या फिर बीज हो, रेंटल हो, जैसे ट्रैक्टर चाहिए उनको या जेसीबी चाहिए उनको खुदाई करने के लिए, ये सारी चीजों को लेकर। और धीरे धीरे करके उसको भी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस चालू है। मुझे लगता है जल्दी ही, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगले 1-1.5 महीने में वो भी हम लोग कर पाएंगे। तो ये एक नया कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे इनपुट भी मिले, आउटपुट भी मिले, किसानों को भी, यूजर्स को भी, उसको एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सलाह देंगे खास करके वो लोग को जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आना चाहते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं तो यही सलाह दूंगा कि मतलब कमर कस के आ जाए और सोच करके चले। थोड़ा फेलियर भी होगा लाइफ में, इनिशियल स्टेज में फेलियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना है। मतलब फेलियर तो ऑब्वियसली, क्योंकि फेलियर मतलब परमानेंट फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर एक्चुअल में कैसे देते हैं ना, जब परमानेंटली आप कोई चीज शट डाउन करते हैं तब फेलियर होता है। फेलियर प्रोसेस के अंदर कभी भी मैं फेलियर नहीं मानता। अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं पट्टा काट को या कोई भी प्रोजेक्ट जब तक ये बंद नहीं करता हूँ तब तक फेलियर नहीं। आप उसको मतलब कैरी करते रहें और परस्यू करें। अगर थोड़ी शुरुआत में कठिनाई आएगी इस तरह की चीज़ों को, उसको लेकर के ये नहीं होना है कि मुझे बंद कर देना चाहिए। जब जिस स्टेज पे आप सोचते हैं कि मुझे बंद कर देना चाहिए और उस स्टेज पे आप बंद नहीं करते, वहीं से ग्रोथ का स्टोरी स्टार्ट होता है। स्टार्टअप का जो जनरली स्टेज आता है जबकि लगता है कि आप मुझे बंद करके कुछ और कर लेना चाहिए, उस स्टेज पे आप स्ट्रांग बन करके वहां से आप आगे बढ़ाते हैं, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानने को मिला स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू हर जी, बड़ा अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है, बड़ा अच्छा लगा। और जैसे सब लोग जुड़ रहे हैं, जानेंगे इसको बारे में, और मेरे तरफ से जो सहयोग चाहिए होगा मैं अच्छे अच्छे लोगों को सजेस्ट भी करूंगा। एक मैंने आज फ्रेंड है, बहुत अच्छा काम कर रही है, रानी सहाय करके हैं, और भी ऐसे तमाम है जो इनक्यूबेटेड है वहाँ भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैं उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से मतलब जो ऐसे लोग हैं वो जुड़ते हैं, क्योंकि मैं इंस्टेंट कनेक्शन बनाता हूँ ऐसे लोगों से। मुझे लगता है पॉजिटिव लोग हैं, इनसे लोगों को नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे सब लोग जो है वो एक नया दिशा देंगे समाज को, मतलब लोग को कुछ सिखाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पूरा आप समझिए समाज के लिए बहुत कुछ करता है, नॉट जस्ट कि आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो उसमें भी मैं सहयोग करूंगा। ह्यूमंस ऑफ बिहार, हम लोग मतलब बिहारी हैं तो बिहारी अस्मिता को भी जगा दिए हैं आप, उसको लेकर के जितना सपोर्ट का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।